Hello friends, welcome to Wow IS. In this video, we are going to cover part 6 of the April 2023 magazine, and this is the third part of economics. We are going to conclude economics today. Now, this is under our initiative in which we are providing you crisp summaries of the Vision Monthly magazine from April 2023 to February 2024. And it is at a very nominal price of only 599 rupees. You can pay through this payment link and you can mail that payment slip to us through our mail. Now we come back to the topic here again. So आज का जो टॉपिक है पहला वो है एग्रीटेक. एग्रीटेक में तीन जो एजेंसीज हैं, दैट इज अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड. दे हैव जॉइंटली रिलीज्ड अ वाइट पेपर इन विच दे आर ट्राइंग टू मेक इंडिया ग्लोबल लीडर इन द एग्रीटेक इनोवेशन. देखो, एग्रीटेक का मतलब है एग्रीकल्चर के अंदर जो टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो. तो जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर जो एग्रीटेक का जो रोल है वो ये है कि यहाँ पे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को यूज करना है फार्मिंग के अंदर. और अभी तक जो इंडिया के अंदर पेनिट्रेशन है एग्रीटेक का वो सिर्फ 1% है, और 40% ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन एज कंपेयर टू यूएस जिसमें 95% मैकेनाइजेशन है फार्म का. ब्राजील के अंदर 75% है और चाइना के अंदर 57% है. सो इंडिया अगर देखा जाए तो काफ़ी पीछे है अभी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के मामले में. अब इंडिया जो स्टेप्स लिए हैं एग्रीटेक को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें पहला स्टेप आ जाता है आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट या ई नाम, जिसमें हमने क्या किया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जो इंटीग्रेट करता है सारी एपीएमसी मंडीज को. देन नेक्स्ट इज सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन SMEM. देन थर्ड वन इज कस्टम हायरिंग सेंटर्स एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अंडर सेंट्रल एग्रीकल्चर पोर्टल. सो दीज आर द इनिशिएटिव दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन फॉर इंडियाज एग्रीटेक sector. Now, why we need this agri-tech in India? Why we need agriculture through technology in India? First of all, जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो अनऑर्गेनाइज्ड और फ्रेगमेंटेड है. उसमें नंबरस इंटरमीडियरीज हैं और मिडिल मैंस है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फार्मर है उसकी जो इनकम है वो कम हो जाती है. तो वी आर नॉट हैविंग द एक्चुअल फार्म इनकम रियलाइजेशन फॉर द फार्मर. सेकेंड, एज पर ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, इंडिया में अभी भी अराउंड 228 मिलियन पीपल हैं जो पॉवर्टी के अंडर आते हैं. सो उस पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए भी वी नीड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. देन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. देन चेंजिंग कस्टमर बिहेवियर. जो अब आजकल जो कस्टमर है, जो राइजिंग मिडिल क्लास इंडिया के अंदर, उसको फ्रेश, क्लीन और सस्टेनेबली सोर्स्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स चाहिए. तो उसके लिए भी हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है एग्रीकल्चर के अंदर. Then enhancing quality management and traceability, streamlining supply chain and output market linkage, and accessible financial services. For these reasons, we need technology in agriculture in India. Now, what are the challenges? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अफोर्डेबिलिटी है, क्योंकि बहुत जो इंडिया के मैक्सिमम फार्मर्स हैं, लगभग आपके 90% जो इंडिया के अंदर फार्मर्स हैं, दे आर स्मॉल लैंड होल्डर्स, जिनके पास ज़मीन या तो 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम है. सो उस केस में उनके बस की नहीं होता कि वो टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर पाए. नेक्स्ट इज लो और नो एक्सेस टू फार्म रिलेटेड डेटा. जो हमारे पास डेटा है वो भी बहुत कम है. तो इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी का जो पेनिट्रेशन है वो रुक जाता है. पुअर डिजिटल लिटरेसी, पहले लिटरेसी इंडिया के अंदर कम हो तो डिजिटल लिटरेसी और ज़्यादा कम हो जाती है. देन हाई कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन फॉर एग्रीटेक कंपनीज, जो कॉस्ट है कस्टमर के लिए वो भी बहुत ज़्यादा है. देन इनएफिशिएंट सप्लाई चेन, जो हमारी सप्लाई चेन है वो इनएफिशिएंट है, जिसकी वजह से प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है रिटेलर्स के लिए, और उससे वेस्ट भी इंक्रीज होता है. सो दीज आर द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग इन एग्रीटेक सेक्टर. नाउ नेक्स्ट आपका आता है डायरेक्ट टैक्स स्टैटिस्टिक्स. अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने स्टैटिस्टिक्स रिलीज की है, जिसके अंदर इट हैज सेड कि जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो लगभग 121% इंक्रीज हुआ है इन ईयर 2021 एज कंपेयर टू ईयर 2013-14. यानी प्रेजेंट गवर्नमेंट के आने से पहले उसमें 121% का इंक्रीज आया है. नेक्स्ट आता है जो डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी की रेशियो है, वो अब हमारी 5.62% है. 5.62% इन 2013-14 में. अब ये बढ़ के हो गई 5.97% इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22. एंड डायरेक्ट टैक्स बायोसी इज अराउंड 2.52%, जो लास्ट 15 ईयर्स में हाईएस्ट है. देखो, टैक्स बॉयंसी का मतलब ये होता है कि जो आपका जीडीपी मान लो 1% इंक्रीज हुआ तो आपका टैक्स कलेक्शन कितना इंक्रीज हुआ, दैट इज नोन एज टैक्स बॉयंसी. तो टैक्स कलेक्शन डिवाइडेड बाय द परसेंटेज इन ग्रोथ, तो दैट इज योर टैक्स बॉयंसी.
सो 2.52% का मतलब ये है कि अगर 1% जीडीपी ग्रो होता तो टैक्स कलेक्शन कितना है, 2.52% ग्रो हो रहा है। यानी 1 रुपया अगर जीडीपी एक्स्ट्रा इंक्रीज होगा तो 2.5 रुपये टैक्स में ज़्यादा बन रहे हैं। तो इससे ये एक पॉजिटिव थिंग है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इससे गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज वो बूस्ट होते हैं। देन नेक्स्ट इज डब्बा ट्रेडिंग और बॉक्स ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडिंग का मतलब ये होता है जो भी इनफॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है आउटसाइड द परव्यू ऑफ स्टॉक में एक्सचेंज, उसे हम कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं बैटिंग करते हैं स्टॉक प्राइस के मूवमेंट पे और बिना कोई स्टॉक को खरीदे हुए, तो एक तरह से बैटिंग होती है स्टॉक्स के ऊपर, और ये एक ऑफेंस है, ये इलीगल है अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956। थर्ड वन इज महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स MSSC। तो ये अनाउंस किए गए 2023-24 बजट के अंदर। ये 2 ईयर का इनका टेन्योर है, 2025 तक ये चलेंगे और ये 7.5% का फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देंगे क्वार्टरली बेसिस पे, और लगभग 40% ऑफ द अमाउंट कैन बी विड्रॉन वंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। यानी 1 साल के बाद आप 40% तक का अपना अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हो। जो मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है आपका 1000 रुपीज़, और कोई कितना ही भी सम हो वो आप 100 रुपये की मल्टीपल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो 2 लाख रुपए तक 1 साल के अंदर। अब ये एक तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम है। और जो दूसरी स्मॉल सेविंग स्कीम है जो गवर्नमेंट रन करती है उसमें आते हैं आपकी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, किसान विकास पत्र, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये एक तरह की जो MSSC है ये भी एक तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम है जो गवर्नमेंट रन करती है इसको, और ये एंकरेज करती है सिटीजन्स को ताकि वो सेव कर सके रेगुलर बेसिस पे। और किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम का जो फंड है वो आपका जाता है सारा का सारा नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के ऊपर के अंदर, सॉरी। और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आता है एक फॉर्मूला जो श्यामा गोपीनाथ कमेटी ने रिकमेंड किया था, उसके बेसिस पे हम लोग इसका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं। तो एक तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स और फैमिलीज को, नेशनल सेविंग्स को इंप्रूव करता है, गारंटीड रिटर्न एट लो रिस्क, गारंटीड रिटर्न्स एंड दीज आर लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये बेनिफिट होता है स्मॉल सेविंग स्कीम्स का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका है ग्रीन डिपॉजिट्स। व्हाट आर ग्रीन डिपॉजिट्स? ग्रीन डिपॉजिट्स का मतलब ये है कि ये एक तरह की ग्रीन बॉन्ड्स हैं, एक तरह की बॉन्ड इश्यू होते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और इसका जो भी पैसा जो इस डिपॉजिट में डाला जा रहा है वो सिर्फ ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए यूज होगा, यानी वो एनवायरमेंटल रिलेटेड चीज़ों के लिए ही यूज किया जा सकता है। तो RBI ने अभी रूल्स इसके डिफाइन किए हैं, और RBI ने ये बोला है कि कोई भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए ये इसको इशू कर सकते हैं, पर रीजनल रूरल बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स और पेमेंट बैंक, ये तीनों बैंक्स इन ग्रीन डिपॉजिट्स को नहीं ले सकते। तो ये आप याद रखना है कि रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स और पेमेंट बैंक्स, दे आर नॉट अलाउड टू टेक ग्रीन डिपॉजिट्स। देन सेकेंडली, ऑल डिपॉजिट टेकिंग NBFC कंपनीज जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ये सब इन डिपॉजिट्स को ले सकते हैं। तो इनको कौन कौन ले सकता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ले सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक ले सकते हैं, और NBFCs ले सकते हैं। जो डिपॉजिट टेकिंग NBFCs है वो इनको अपने पास डिपॉजिट करा सकती हैं। दूसरा जो प्रोविजन यहाँ पे है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन रुपीज में ही डिनोमिनेट किए जा सकते हैं और किसी चीज में नहीं किए जा सकते। और इन डिपॉजिट्स को यूज किया जा सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, क्लीन ट्रांसपोर्ट के लिए, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन के लिए, सस्टेनेबल वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और ग्रीन बिल्डिंग एक्सेट्रा के लिए। और जो प्रोजेक्ट्स इसके अंडर नहीं आएंगे वो ये होंगे कोई भी नया एग्जिस्टिंग एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कोई भी प्रोजेक्ट जो फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड है वो इसके अंदर नहीं आएगा, यानी उसमें ग्रीन डिपॉजिट्स का पैसा नहीं डाला जा सकता। न्यूक्लियर पावर वाले भी इसके अंदर नहीं आएगा, डायरेक्ट वेस्ट इंसिनरेशन भी इसके अंदर नहीं आएगा, लैंडफिल प्रोजेक्ट्स भी नहीं आएंगे, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लार्जर देन 25 मेगावाट्स भी इसके अंदर नहीं आएंगे। अब ग्रीन वॉशिंग एक चीज होती है, वो क्या होती है? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ग्रीन विच इन फैक्ट डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट टू बी डिफाइंड एज ग्रीन एक्टिविटीज। देखो, ग्रीन एक्टिविटीज का सिंपल मीनिंग ये है कि दीज आर सस्टेनेबल एक्टिविटीज, कि इनसे एनवायरमेंट को घाटा नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है, तो इन्हें हम बोलते हैं ग्रीन एक्टिविटीज। तो ग्रीन वॉशिंग एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जो कॉर्पोरेट्स वगैरह यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि हम देखो ऐसा काम करें जिसमें एनवायरमेंट को फायदा होगा, बट एक्चुअल में एनवायरमेंट को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो उस प्रैक्टिस को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। ठीक है। देन इस फ्रेमवर्क का बेनिफिट क्या है कि ये कस्टमर्स को और ज़्यादा ऑफर करेगा कि वो आके ग्रीन डिपॉजिट्स करें। दूसरा, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करेगा।
तीसरा, ये सस्टेनेबिलिटी जो एजेंडा है हमारा है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा, और ग्रीन वॉशिंग के जो कंसर्न्स है उसको भी ये एड्रेस करेगा। उसके अलावा जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है ग्रीन एक्टिविटी जो प्रोजेक्ट्स के लिए, उसको भी ये इंप्रूव करेगा। तो ये जो प्रोविजन जो आरबीआई लेके आया है, ये इनका बेनिफिट होगा। तो आरबीआई ने इशू किया है हमारा एक फ्रेमवर्क इशू किया है ग्रीन डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट आपका आता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये क्या चीज़ है? देखो, ये न्यूज़ में इसलिए है पहली चीज़ कि एनएससी ने क्या है, अब एक फर्स्ट एवर REITs एंड NVITs इंडेक्स लॉन्च किया है। तो ये इसलिए न्यूज़ है। अब जो REITs क्या होता है, ये होते हैं कि जो बिल्डिंग से प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके लिए ये इशू किए जाते हैं। तो ये वो एंटिटीज़ हैं जो कि या तो ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, मैनेज करते हैं बिल्डिंग और प्रॉपर्टीज़ को, उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। INVTs क्या है, ये सिमिलर चीज़ है, म्यूचुअल फंड्स जैसी ही होते हैं, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट में काम आती है। तो ये होती है आपकी NVITs। इनके बेनिफिट क्या है? ये डेवलपर्स को हेल्प करता है मोनेटाइज करने में देयर रेवेन्यू जनरेटिंग रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को, और ये इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है इन्वेस्ट करने के लिए उन एसेट्स में विदाउट ओनिंग देम, बिना उनको मतलब कि उनकी वो ओनरशिप नहीं होती उसमें, पर उनको बेनिफिट उससे होता रहता है। जो इनकम वहाँ से जनरेट होती है उसका शेयर उनको मिलता है, एक तरह से रेंटल इनकम उनको वहाँ से मिलती है। द नेक्स्ट इज बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग। तो अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इस रैंकिंग को रिलीज किया है, जो कि 82 कंट्रीज को क्वार्टरली बेसिस पे इवेल्युएट करता है अक्रॉस 91 इंडिकेटर्स। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 6 स्पॉट से इंप्रूव हुई है, और सिंगापुर ने इस रैंकिंग में टॉप किया। तो इतना ही आपको पता होना चाहिए। पहली चीज जो पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग कौन रिलीज करता है, ये EIU रिलीज करता है क्वार्टरली बेसिस पे 91 इंडिकेटर्स के अगेंस्ट। इंडिया हैज इंप्रूव्ड इन द रैंकिंग एंड सिंगापुर इज द टॉपर इन दिस रैंकिंग। नाउ नेक्स्ट आपका आता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स मे ड्राइव इंडियन डिजिटल कंजम्पशन बाय USD 320 to 340 बिलियन बाय 2023। तो एक रिपोर्ट है डेमोक्रेटाइजिंग डिजिटल कॉमर्स इन इंडिया, इसने ये लॉन्च की थी ONDC ने विद मैकिन्जी एंड कंपनी। इसने ये बताया है, और इसने और क्या बताया है कि इंडिया लगभग आने वाले टाइम में 500 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस करेगा बाय 2030, जो कि 3 to 4 टाइम्स होगा आज की प्रेजेंट 165 to 190 मिलियन ट्रांजैक्शंस के मुकाबले। सेकेंडली, इस ONDC को लॉन्च किया था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। ये ओपन नेटवर्क प्रमोट करता है हर एस्पेक्ट में, कि आपको अगर गुड्स एक्सचेंज करने हैं, सर्विस एक्सचेंज करने हैं, तो आप इस नेटवर्क पे जा सकते हो, अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो या वहाँ से सर्विसेज ले सकते हो। एक तरह से अमेजोन वगैरह है, तो उस टाइप का ये एक नेटवर्क है हमारा है। देन ये इंटीग्रेट करता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को ऑन ONDC एंड हैज बीन असाइन टू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को असाइन किया गया काम। तो ONDC क्या है? ये कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है, जो ओपन नेटवर्क है, और एक सेंट्रल इंटरमीडियरी की नीड को एलिमिनेट कर देता है। यानी आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, कंज्यूमर और जो सप्लायर है वो दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली इसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक तरह से क्या करेगा, डिजिटल कॉमर्स एक्सपेंशन में ये हेल्प करेगा। अब ONDC क्या है? ये एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी बिल्कुल नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन भी नहीं है, और ये एक सेंट्रल इंटरमीडियरी भी नहीं है, और ये एक मीडियम भी नहीं है जो बिजनेस को डिजिटलाइज करेगा। तो ये एक एक्चुअल में क्या है? ये है एक कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव, जो कि एक ओपन नेटवर्क की फॉर्म में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। अब 5.0 स्कीम आ गई है। 5.0 स्कीम का जो फोकस है वो रहेगा कैटेगरी 2 के ऊपर। कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 एयरक्राफ्ट्स पे रहेगा, जिनमें 20 to 80 सीट्स होती हैं, जिसमें 80 सीट से ज़्यादा होती हैं। अब जो 600 किलोमीटर्स की जो एक लेंथ थी उसको वेव ऑफ कर दिया गया, यानी उससे ज़्यादा किलोमीटर की लेंथ को भी आप उड़ान 5 में डाल सकते हो, और इसमें कोई भी प्री डिटरमिन्ड रूट अब ऑफर नहीं किया जाएगा। यानी जो एयरलाइंस वो अपने हिसाब से रूट बना सकती हैं, और जो इसकी वायबिलिटी गैप फंडिंग है उसको भी इंक्रीज कर दिया है 600 किलोमीटर्स तक फ्रॉम 500 किलोमीटर्स, यानी 100 किलोमीटर बढ़ा दिया है इसके अंदर। अब आते हैं जो पुराने वाली उड़ान थी उसमें क्या क्या फोकस था। जैसे उड़ान 2 था, उसमें हिली एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को फोकस किया गया था, और आइसलैंड नेशंस को, आइसलैंड स्टेट्स को। उड़ान 3 के अंदर आपके सी प्लेन्स ऑपरेशंस को फोकस किया गया था। उड़ान 4 के अंदर क्या था? एनहांसमेंट ऑफ VGF सपोर्ट फॉर स्मॉल एयरक्राफ्ट और इंक्लूजन ऑफ स्टेट रूट्स एंड फोकस ऑन द शॉर्टर रूट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल हब्स। उसके बाद एक लाइफलाइन उड़ान आया था, वो मेडिकल कार्गो के लिए था। कृषि उड़ान था, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए था, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में। और उसके बाद आया था एक इंटरनेशनल उड़ान, वो था इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को, जैसे गुवाहाटी और इम्फाल के लिए हो गया।
तो इन सिटीज़ के लिए ये इंटरनेशनल उड़ान था। तो एक तरह से आपको ये लिस्ट जो है एक बार इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा, ये आपके लिए याद रहेगी। और ये आपका हो गया उड़ान 5 का। नेक्स्ट अब आगे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोची वाटर मेट्रो। कोची वाटर मेट्रो ये इंडिया फर्स्ट वाटर बेस्ड मेट्रो है और अब इसको प्राइम मिनिस्टर ने फॉर्मली इनॉग्रेट किया है अप्रैल मंथ में। तो ये एक इनोवेटिव सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है सिटी में जाने के लिए। ये ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करेगा और इको फ्रेंडली मैनर में ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव करेगा। एंड फॉर दिस KfW जर्मन स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट बैंक ने इसको फाइनेंस किया है, लोन दिया है केरला गवर्नमेंट को। उसका जो इसकी बोट्स हैं वो कोचीन शिपयार्ड ने बनाई हैं। और कोची वाटर मेट्रो ने लास्ट ईयर प्रेस्टिजियस गुजीज अवार्ड ऑफ फ्रांस इसको जीता था। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि ये अवार्ड किसने जीता था। नेक्स्ट आता है कि और कौन से इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इंडिया के अंदर हैं। तो एक आपका आता है रोरो यानी रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सर्विसेज, जिसमें जो व्हीकल्स और पैसेंजर्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए यूज़ किया जाता है उनको बोट्स को। क्या बोट्स के अंदर अपनी गाड़ी भी खड़ी कर सकते हो, उसको लेके जा सकते हो दूसरे रीजन में, जैसे बॉम्बे, गोवा, केरला, ब्रह्मपुत्रा, इन सब एरियाज में ये यूज़ होती है। देन दूसरा आता है रोपैक्स, रोल ऑन रोल ऑफ कम पैसेंजर फेरी सर्विसेज बिटवीन मुंबई एंड मंडावा। देन थर्ड आपका रिवर क्रूज सर्विस है, जैसे गंगा विलास हो गया। ये लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है वर्ल्ड की गंगा विलास, जो लगभग 3200 किलोमीटर्स अराउंड 27 रिवर सिस्टम्स इन 5 स्टेट रन करता है इंडिया से बांग्लादेश तक। देन नेक्स्ट आता है आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इंडिया ने इसमें रैंक किया है 38 रैंक किया है। लास्ट ईयर जो लास्ट 2018 में था उसमें रैंक इंडिया था 44। और ये वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है इस इंडेक्स को। जो लेटेस्ट इंडेक्स अपना क्या है 2023 का, जिसमें इंडिया ने 38 रैंक लिया है। ये लगभग 6 डायमेंशंस ऑफ ट्रेड में इवेल्युएट करता है किसी भी कंट्री की परफॉर्मेंस को, जिसमें आता है कस्टम परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी एंड टाइमलीनेस ऑफ शिपमेंट। नेक्स्ट है हमारा नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैरीटाइम। तो अब सागर सेतु मोबाइल ऐप ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन ऑफ NLMP हैज बीन लॉन्च्ड, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया है। तो एक तरह से हमने अब एक मोबाइल ऐप बना दी है। और जो NLMP क्या है, एक नेशनल मैरीटाइम सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जो एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को, सर्विस प्रोवाइडर्स को। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च कर रही है जिसे हम बोलते हैं सागर सेतु मोबाइल ऐप। तो ये किससे रिलेटेड है, ये लॉजिस्टिक पोर्टल से रिलेटेड है, मैरीटाइम लॉजिस्टिक पोर्टल से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा है मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन, PTPNER। तो ये ट्राइबल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये सेक्टर स्कीम, और ये बेनिफिट किसको करेगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन को। ये ट्राइबल क्राफ्टमैन्स को असिस्ट करेगा इन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस में, जैसे इंक्यूबेशन सपोर्ट हो गया, एग्रीगेशन ऑफ स्किल हो गया एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। उसके बाद इसमें ट्राइबल आर्टिजन मेलाज भी लगाए जाएंगे, और जो पार्टनर्स है इसमें वो है नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन पोस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज। बेनिफिट्स एज यू नो, लाइवलीहुड इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, एफिशिएंसी इन प्रोक्योरमेंट लेके आएगा, लॉजिस्टिक एंड मार्केटिंग में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा है दकार डिक्लेरेशन। ये 21 अफ्रीकन कंट्रीज ने इसको साइन किया है, और ये किसके लिए है, ग्लोबल प्लान फॉर रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग है। इसमें जो इनका जो ऑब्जेक्टिव वो ये है कि डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2020-2030 तक 2021-2030 तक इसको इंप्लीमेंट करना। एंड दे हैव सेट अ वेरी एम्बिशियस टारगेट कि लगभग 50% तक जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं उनको वो कम करेंगे बाय 2030। नेक्स्ट हमारा है नेशनल डिवाइसेस पॉलिसी 2023, रिसेंटली लॉन्च हुई है। ये इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन इन मेडिकल डिवाइसेस इन नेक्स्ट 25 ईयर्स। एंड जो अभी का ऑब्जेक्टिव है ये है कि अभी जो 11 बिलियन का ट्रेड होता है उसको हमें इंक्रीज करना है 50 बिलियन बाय 2030 तक। तो ये जो पब्लिक हेल्थ के ऑब्जेक्टिव्स उसको मीट करना, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी एंड इनोवेशन को मीट करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। अब सेलेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो एक सनराइज सेक्टर है, और ये लगभग 6 ब्रॉड एरियाज को कवर करेगी ये पॉलिसी। पहला है रेगुलेटरी स्ट्रीमलाइनिंग, यानी जो भी रेगुलेटरी चीजें हैं उनको ठीक करना, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाया जाएगा, लाइसेंसिंग के लिए एनहांसिंग रोल ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स लाइक BIS वगैरह उनको एनहांस किया जाएगा। देन इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, फैसिलिटेटिंग R&D इनोवेशन होगा इसके अंदर, सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की फॉर्म में।
देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप देखेगी जिस काम को। देन ब्रांड पोजीशनिंग एंड अवेयरनेस क्रिएशन भी एक इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें डेडिकेटेड प्रमोशन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होगा जो इस सेक्टर के प्रमोशन के लिए हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो वी विल बी लर्निंग फ्रॉम द ग्लोबल बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड स्किलिंग सिस्टम। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारे किसके, नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 के। देन नेक्स्ट आता है हमारा साथी, सीड ट्रेसेबिलिटी एंड ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने ये साथी पोर्टल को लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप की फॉर्म में भी लॉन्च हुआ है। ये इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, साथी का सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम है जो ऑथेंटिकेशन, इन्वेंट्री डिजाइन से डील करेगा और चैलेंजेस ऑफ सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी एंड सीड आइडेंटिफिकेशन, सीड सर्टिफिकेशन को एड्रेस करेगा। तो एक QR कोड इसमें दिया जाएगा जिससे चेक कर सकते हो कि सीड ऑथेंटिक है या नहीं है। और ये पोर्टल डेवलप किया है NIC ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, इन कोलैबोरेशन विद द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। और इसकी जो थीम है वो है उत्तम बीज समृद्ध किसान। तो इसके अंदर 7 इंटीग्रेटेड वर्टिकल्स हैं सीड चेन से रिलेटेड, जो आते हैं सीड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सीड सर्टिफिकेशन, सीड लाइसेंसिंग, सीड कैटलॉग, डीलर टू फार्मर सेल, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड सीड DBT। इंडिया के अंदर जो लीगल स्टेटस है सीड सर्टिफिकेशन, वो देता कौन है, वो दिया जाता है एनैक्टमेंट ऑफ सीड एक्ट 1966 के अंदर। और सीड सर्टिफिकेशन एक वॉलंटरी एक्सरसाइज है बट लेबलिंग कंपलसरी है, यानी आपको लेबल तो करना होगा, दैट इज कंपलसरी, पर आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, इट इज वॉलंटरी, आप चाहें तो ले सकते हैं। दूसरा, इंडिया ने एक अथॉरिटी एस्टेब्लिश की जिसे हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी। ये है PPV एंड FR एक्ट 2001 के अंदर, जो क्वालिटी सीड्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है और प्लांटिंग मटेरियल को इंश्योर करता है फार्मर के लिए। तो ये एक सेकंड चीज है। देखो रिसेंटली 2-3 साल पहले जो आपका पेप्सिको है या जो आपकी लेज जो चिप्स आती हैं, उन्होंने एक केस किया था गुजरात फार्मर्स के ऊपर इस एक्ट के अंदर कि जो वो पोटैटो की जो वैरायटी वो ग्रो करते हैं और फार्मर्स उस वैरायटी को ग्रो कर रहे थे, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने केस किया था। बाद में इस केस को वापस ले लिया गया था। तो उस केस के अंदर इस एक्ट का काफी जिक्र किया गया, तो ये आप उससे आप याद रख सकते हो। तो PPV एंड FR एक्ट ऑफ 2001, तो ये एक्ट क्या करता है, ये एक्ट फार्मर्स के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करता है कि उनको सीड की अवेलेबिलिटी को कोई रोक ना पाए। तो ये एक्ट उसके लिए है, ठीक है, कि फार्मर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि उनके लिए जो सीड की अवेलेबिलिटी है उसको कोई भी हैम्पर ना कर पाए, उसको कोई रोक ना पाए, यानी उनको एक्सेस मिले सीड्स का, अच्छे सीड्स का। देन इंडिया के अंदर सीड सर्टिफिकेशन का इशू क्या है, पहली बात तो अनप्रिडिक्टेबल है ये चीज़ कि उसकी डिमांड कितनी रहेगी सर्टिफाइड सीड्स की, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो फार्मर्स हमारे हैं वो लोकल सीड्स को ही यूज़ करना पसंद करते हैं, वो लोकली जो सीड अवेल कर सकते हैं उसको पसंद करेंगे। दूसरा क्या है, सर्टिफाइड सीड्स महंगी होंगी और ऑलरेडी हमारी इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द फार्मर्स टू मेक सस्टेनेबल फार्मिंग आउट ऑफ दैट। देन इफेक्टिव मॉनिटरिंग बहुत मुश्किल है, उसका शॉर्ट शेल्फ लाइफ रहती है सर्टिफाइड सीड्स की, और सर्टिफाइड सीड सिर्फ एक सीजन के लिए ही अच्छी होती है, यानी सर्टिफिकेट आपको हर बार लेना पड़ेगा। फिर दूसरी बात क्या है, लैक ऑफ एक्सेस टू सर्टिफाइड सीड ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स भी हमारे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जिसकी वजह से सीड सर्टिफिकेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव महर्षि। तो अभी एज यू नो दिस 2023 वी आर सेलिब्रेटिंग इट एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स फॉर 2023। तो G20 मीटिंग जो एग्रीकल्चर हुई थी चीफ साइंटिस्ट की ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लेनेट पे, उसमें इस इनिशिएटिव को एक्सेप्ट किया गया, सपोर्ट किया गया, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो रहेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद के अंदर, एंड टेक्निकल सपोर्ट उसको एक रिसेट देगा और 1 CGIR भी देगा इसको, और सेंटर एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसको सपोर्ट करेंगे। सो दिस इनिशिएटिव इज अबाउट मिलेट्स। तो महर्षि अगर नाम आता है आपके सामने एग्जाम के अंदर, तो आप याद रखिए ये मिलेट्स के लिए है, मिलेट्स और अदर एंशिएंट ग्रेन्स के लिए है। देन हमारी है मिड डे मील पल्सेस। तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने अब स्टेट्स को कहा है कि आप पल्सेस को प्रोक्योर करो, प्रधानमंत्री ओवर आर्किंग स्कीम फॉर यस। सो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बोला है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप
प्लीज़ पल्सेस को भी प्रोक्योर किया करें अंदर पीएम पोषण स्कीम, यानी प्रधानमंत्री ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन के अंदर आप पल्सेस भी प्रोक्योर करो, क्योंकि पल्सेस एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का अलॉन्ग विद प्रोटीन। और नाफेड इज द गवर्नमेंट एजेंसी जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन बफर स्टॉक ऑफ पल्सेस। अब 2022 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली सिर्फ जो एगमार्क क्वालिटी के दाल, सॉल्ट, स्पाइसेस एक्सेट्रा हैं वही प्रोक्योर किए जा सकते हैं। ठीक है। नेफेड एक नेशनल लेवल फार्मर कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है और स्टेबलाइज प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज लाइक पल्सेस। अब अगर हम पीएम पोषण की बात करें तो पीएम पोषण इज अ centrally sponsored scheme earlier known as National Scheme for Midday Meal in Schools or simply Midday Meal Scheme. It was launched in 1995 with a twin objective of enrollment, retention and attendance of students and nutrition level increase करने के लिए। तो पीएम पोषण क्या है? मिड डे मील स्कीम का ही नेक्स्ट वर्जन है और मिड डे मील स्कीम हमारी 1995 में लॉन्च की गई थी, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि पहली बात तो जो न्यूट्रिशन लेवल है हमारे बच्चों का वो इम्प्रूव किया जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इसके लिए जो गरीब बच्चे हैं उनको एक प्रमोशन भी रहेगा कि एक मिड डे मील मतलब एक दिन का खाना उनको मिलेगा, तो उसकी वजह से उनकी एनरोलमेंट, उनका स्कूल में रहना और उनकी अटेंडेंस तीनों चीज़ें इंप्रूव होंगी। अब पीएम पोषण स्कीम को और आगे बढ़ा दिया गया है फ्रॉम 2021 से 2025-26 तक। तो इसमें गवर्नमेंट क्या है, एक टाइम का पका हुआ खाना सभी बच्चों को देगी। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर इकोनॉमी सेक्शन of the April 2020 current affairs. In the next class we are going to discuss the next section. Thank you very much, and you can enroll in our in this summarized Vision Monthly Magazine initiative through the link provided in the below this video. So thank you very much. See you tomorrow.